हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए, आप लोग का क्लास भी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखिए, आज हम क्लास 10th का यानी फिजिक्स का चौथा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जो विद्युत धारा है यानी इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा माने तो हम बोलचाल की भाषा में विद्युत धारा को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा को बोलचाल की भाषा में जो है ना, बिजली कहते हैं ना। गांव घर में जो होता है नहीं, बोलचाल की भाषा में विद्युत धारा को क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं। बिजली कहने का मतलब क्या है? बिजली कहने का मतलब होता है कि तार से होकर करंट प्रवाहित होना ना। तार से होकर करंट प्रवाहित होना क्या कहलाता है? बिजली कहलाता है। देखिए साथियों, यानी तार से होकर करंट प्रवाहित होना ही बिजली कहलाता है। यही होता है। तो देखिए, यानी विद्युत धारा को बोलचाल की भाषा में बिजली कहते हैं। बिजली विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य होता है कि तारों से होकर आवेश का प्रवाह यानी करंट का प्रवाह होना। करंट का प्रवाह होना, धारा का प्रवाह होना क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। देखिए, तो अब हम सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में जानेंगे, तब ज्यादा चैप्टर बहुत ही ज्यादा मनोरंजक लगेगा, ठीक ना। तो देखिए, यानी सबसे पहले हम जानते हैं कोई भी पदार्थ के बारे में। कोई भी पदार्थ के बारे में जानते हैं तो पदार्थ जो होता है किससे बना होता है? तो याद रखिएगा साथियों, पदार्थ जो होता है यानी परमाणुओं के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। परमाणुओं के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और परमाणु की रचना जो होती है, कोई भी परमाणु की जो रचना होती है, याद रखिएगा साथियों, तीन मौलिक कणों से होती है। तीन मौलिक कणों से नहीं, तीन छोटे छोटे कणों से होकर होती है, ठीक है ना। देखिए, परमाणु यानी तत्व के परमाणुओं की रचना जो होती है तीन मौलिक कणों से होती है। तीन मौलिक कणों से होती है। जो क्या होता है? पहला होता है प्रोटॉन। क्या होता है? पहला प्रोटॉन होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है न्यूट्रॉन। दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और तीसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा साथियों, यानी पदार्थ जो है यानी कितने पदार्थ के परमाणुओं की रचना कितने मौलिक कणों से हुआ है? साथियों याद रखिएगा, तीन मौलिक कणों से हुआ है। जो है पहला है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए साथियों, अब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या? आवेश के बारे में। तो ध्यान से देखिए, आवेश तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो पहला आवेश कौन सा होता है? पहला होता है धनावेश। क्या होता है? धनावेश होता है। दूसरा क्या होता है? ऋणावेश होता है। दूसरा क्या होता है? ऋणावेश होता है। यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश होता है। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश होता है। तो अब साथियों देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो साथियों देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? साथियों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। दूसरा हो गया यानी प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो याद रखिएगा साथियों, प्रोटॉन पर जो होता है धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, कहने का मतलब है यानी माइनस होता है। यानी प्रोटॉन पर धन आवेश यानी कहने का मतलब क्या है? प्लस होता है, यानी धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल हो गया। तो अब उसके बाद न्यूट्रॉन पर, तो न्यूट्रॉन याद रखिएगा साथियों कि न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है कि आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है कि आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। क्या यहाँ तक आप लोग को याद हो गया है? देखिए, अब हम एक परमाणु बनाते हैं। जैसे परमाणु देखिए, परमाणु है, ये परमाणु का क्या है? नाभिक है। याद रखिएगा साथियों, परमाणु के नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके इर्द गिर्द जो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इर्द गिर्द क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। याद रखिएगा साथियों, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
कहाँ रहते हैं? तो परमाणु के नाभिक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? परमाणु के नाभिक में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इर्द गिर्द क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो याद हो गया। अब पूछा जाए कि नाभिक किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में रहते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं। क्या याद हो गया कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में होते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक के इर्द गिर्द चक्कर कौन लगाते रहता है? इर्द गिर्द देखा जाए तो चक्कर ऐसे ऐसे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। चक्कर कौन लगाता है? इसका इर्द गिर्द चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। क्या यहां तक याद हो गया? अब साथियों याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है, उतना ही याद रखिएगा साथियों प्रोटॉन पर धन आवेश भी होता है। यानी जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, उतना ही प्रोटॉन पर क्या होता है? धन आवेश भी होता है। याद रखिएगा। यानी इसका मतलब है कि इससे क्या निकलेगा? E बराबर P निकल गया। यानी जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 2 है तो उतना ही प्रोटॉन भी क्या होगा? 2 होगा। प्रोटॉन भी क्या होगा? 2 होगा। लेकिन बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा माइनस में होगा, क्योंकि ये ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन क्या होगा? धन आवेश होता है। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी आवेशहीन हो जाएगा। तो समझो, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। नाभिक के इर्द गिर्द चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो परमाणु के नाभिक में, यानी केंद्रीय भाग में रहते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं ना। तो नाभिक में कौन सा रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है उतना ही क्या होता है? धन आवेश भी होता है। नहीं, जितना ऋण होगा उतना ही धन भी होगा। इसलिए देखिए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इसलिए परमाणु कैसे होते हैं? याद रखिएगा साथियों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जैसे ही बराबर होगी तो परमाणु क्या हो जाएंगे? विद्युता उदासीन होंगे। परमाणु क्या हो जाएगा? विद्युता उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन। क्यों उदासीन हो गया? तो अभी आप लोग को बतलाए थे। अगर मानिए प्रोटॉन, देखिए यहाँ बतलाए थे ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर 2 आवेश है, प्रोटॉन पर भी 2 आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर 2 आवेश है, प्रोटॉन पर भी 2 आवेश है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है, यानी उदासीन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? उदासीन हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि परमाणु कैसे होते हैं? तो परमाणु जो होते हैं विद्युता उदासीन होते हैं। परमाणु कैसे होते हैं? विद्युता उदासीन होते हैं। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो गया। चलिए अब जो है ना आप लोग से हम क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से फटाफट आंसर देते चलिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से देखते हैं आज कौन कौन कितना पढ़े हैं। देखिए, बोलिए तो विद्युत धारा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो बिजली कहते हैं। विद्युत धारा से क्या मतलब होता है? विद्युत धारा का मतलब होता है सर जी कि तारों से होकर यानी बिजली प्रवाहित होना। तारों से होकर बिजली प्रवाहित होना क्या है? विद्युत धारा है। सही बोले। चलिए देखिए, उसके बाद बताइएगा तत्व यानी पदार्थ की रचना कितने मौलिक कणों से होती है? तो 3 मौलिक कणों से होती है। कौन कौन है? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पदार्थ की रचना कितने मौलिक कणों से हुआ है? 3 मौलिक कणों से हुआ है। कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से हुआ है। प्रोटॉन पर आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से, धन आवेश, ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? धन आवेश, ऋण आवेश। चलिए बताइए अब कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो साथियों याद रखिएगा ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन जो होता है सर आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशहीन होता है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए बताइए, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही क्या होती है? प्रोटॉन की भी संख्या होती है। जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही क्या होती है? प्रोटॉन की भी संख्या होती है। इसीलिए संख्या बराबर होने के कारण परमाणु कैसे होते हैं? विद्युता उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। क्या यहाँ तक याद हो गया? क्यों होते हैं उदासीन? अगर पूछा जाए परमाणु विद्युता उदासीन क्यों होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, अतः परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब साथियों देखिए, क्या कभी कभी क्या होता है कि परमाणु में जो होता है धन आवेश और ऋण आवेश का संतुलन बिगड़ता भी। कभी कभी परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश का संतुलन क्या होता है? बिगड़ता है। अब जैसे ही संतुलन बिगड़ता है, जैसे मान लिया आप बचपन में खूब किए होंगे ना कि बाल में ऐसे पेन करके कागज को सटाए होंगे ना, तो वो भी क्या है? परमाणु
में धन आवेश और ऋण आवेश का संतुलन बिगड़ने के कारण ही होता है, संतुलन बिगड़ने के कारण ही होता है। चलिए देखिए, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि हम लेते हैं, जैसे देखिए कि हम एक कांच का छड़ लेते हैं, ध्यान दीजिए, मान लीजिए क्या है, एक कांच का छड़ है, क्या है, कांच का छड़, कांच की छड़, कांच की छड़ है, ठीक है साथियों। देखिए हम एक कांच का छड़ लेते हैं और कांच के छड़ पर क्या करें, कांच को छड़ से क्या करते हैं, रेशम के कपड़ा पर, रेशम के कपड़ा पर हम क्या करते हैं, बाजार यानी खूब ज्यादा उसको पिटाई करते हैं, ठीक है, यानी उसको रगड़ते हैं, क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो बताइए कांच का छड़ धनावेशित होगा या रेशम का कपड़ा धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए हम कांच का छड़ है, मान लीजिए कि ये रेशम का कपड़ा है, मान लीजिए, ठीक है ना, है नहीं लेकिन मान लीजिए ये रेशम का कपड़ा है, एक कांच का छड़ है। अब हम इसको इससे रगड़ते हैं, क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो हो सकता है इसका कुछ ना कुछ कण इस पर जा गिरेगा, इसका कुछ ना कुछ आवेश तो इस पर जा गिरेगा, यानी ये चार्ज होगा, इसका चार्ज बढ़ेगा। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी जो इस पर वाला उस पर गिरेगा, ध्यान दीजिए, जो इस पे वाला जो है उस पर गिरेगा, कांच के छड़ वाला जो है रेशम का कपड़ा पर गिरेगा, कहाँ गिरेगा, रेशम का कपड़ा पर गिरेगा। तो रेशम का कपड़ा में थोड़ा अब जायदे हो जाएगा आवेश, क्या हो जाएगा, जायदे हो जाएगा। तो जैसे ही जायदे होगा तो समझ जाइएगा ये क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया, क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। और कम हो गया यानी क्या हो गया, धनावेशित हो गया, क्या हो गया, धनावेशित हो गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब समझते हैं कि नहीं, जब कांच की छड़ को, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ते हैं तो कौन सा वस्तु ऋण आवेशित होता है। तो देखिए कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़ा से रगड़ेंगे तो इसका वाला उसमें गिरेगा, जिस पर गिरेगा वो ऋण आवेशित होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन को पाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को पाएगा, याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन को पाएगा वो होगा ऋण आवेशित, क्या होगा, ऋण आवेशित होगा। जो इलेक्ट्रॉन को पाएगा वो ऋण आवेशित होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खोएगा, वो होगा धनावेशित, क्या होगा, धनावेशित होगा। क्या यहाँ तक याद हो गया, समझ में आया। यानी यहाँ पर बताइए कांच का छड़ क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब एवोनाइट की छड़ आप लोग देखे होंगे, तो बोलते क्या सदी आप नहीं देखे हैं, देखिए एवोनाइट की छड़ सब देखे होंगे। जब ऊन मम्मी उम्मी के देखते होंगे कि ऊन जो होते हैं, ऊन से एवोनाइट की छड़ से लेकर ना करके बिनते होंगे, कपड़ा बिनते होंगे, स्वेटर उटर बिना जाता है ना, हाँ ये देखे होंगे। तो देखिए एवोनाइट की छड़ से जब ऊन को रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए दो छड़ है, आप ऊन को रगड़ते हैं, यानी उस पर रगड़ते हैं, यानी एवोनाइट के छड़ से क्या करते हैं, ऊन को बझाते हैं ना, तो पकड़ते हैं, यानी एवोनाइट की छड़ वाला कहाँ पर चल जाता है, ऊन पर चल जाता है, कहाँ चल जाता है, ऊन पर, की ऊन वाला छड़ पर आता है। देखिए ऊन को खींचेंगे हम एवोनाइट की छड़ से तो ऊन वाला आएगा एवोनाइट की छड़ पर आएगा, क्योंकि खींचने, मान लिया हम किसी चीज को हम खींचते हैं तो वो वाला चीज हम पर पड़ेगा ना। यही चीज है कि जब एवोनाइट की छड़ को जो है ना ऊन से रगड़ा जाता है तो उस समय एवोनाइट की छड़ पर जो है ना आवेश आ जाते हैं, इसलिए एवोनाइट की छड़ क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है, और ऊन क्या होता है कि धन आवेशित हो जाता है, क्योंकि ऊन तो खो दिया। इसका मतलब हम क्या समझते हैं, तो समझिए इसका मतलब देखिए, हम कुछ मिटाते हैं और यहीं पे लिखते हैं। चलिए देखिए यहां तक तो आप लोग को याद भी हो गया होगा ना। देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, याद रखिएगा, इससे हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन को खो करके कोई पदार्थ जो है धन आवेशित होता है, क्या होता है, धन आवेशित होता है। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके क्या होता है, कोई आवेश ऋण आवेशित होता है, क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। कोई भी वस्तु जो है, कोई भी पदार्थ जो है, इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कोई पदार्थ ऋण आवेशित होता है। यानी खाए तो ऋण हो गए, यानी खाएंगे हम किसी का तो हम किसी का ना ऋणी हो गया, यानी कर्जदार हो गए। याद हो गया, इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं। अगर मानिए किसी का चीज हम खाएंगे कुछ तो हम क्या होंगे, ऋणी हो गए, यानी कर्जदार हो गए ना। तो वही चीज है, अगर हम खाएंगे ग्रहण करेंगे तो ऋण होगा, हम पर कर्जा बढ़ेगा ना, हम पर कर्जा बढ़ेगा, यानी जो खाया वो कर्जा बढ़ेगा ना। यानी जो ग्रहण किया वो ऋण आवेशित, जो त्याग किया वो धन आवेशित, जो त्याग किया धन आवेशित, कोई दिक्कत नहीं।
तो इलेक्ट्रॉनों को खोकर कोई पदार्थ क्या होता है, धन आवेशित होता है, और इलेक्ट्रॉनों को पाकर कोई पदार्थ क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन को पाकर कोई पदार्थ क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगा। चलिए देखिए, अब इसका मतलब क्या पता चलता है दया, कि इलेक्ट्रॉन जो है बर्बाद नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या बर्बाद हो रहा है, आवेश बर्बाद नहीं हो रहा है। आवेश जो है देखिए, कांच के छड़ वाला रेशम का कपड़ा चल गया था और एवोनाइट की छड़ पर बोले थे और ऊन वाला बोले थे ना, तो एवोनाइट वाला ऊन वाला चल गया था इस पर, ये वाला इस पर ना। तो इस प्रकार से देख रहे हैं बर्बाद नहीं हो रहा है। क्या बर्बाद हो रहा है, नहीं। आवेश जो है नूनू याद रखिएगा कि आवेश जो है संरक्षित रहता है। आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है, यानी आवेश बर्बाद नहीं होता है, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जाता है। क्या कहा जाता है, स्थानांतरण होता है। एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। क्या यहां तक समझ में आ गया? तो आवेश क्या होता है कि संरक्षित रहता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। तो यही नूनू है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पूछेगा कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत लिखिए, आवेश का संरक्षण सिद्धांत लिखिए। तो क्या लिखेंगे नूनू, बताइए क्या लिखेंगे? कि बउआ लिखना है, बहुत बढ़िया। यार तोरिक, आइए अभी आपको हम बतलाते हैं क्या लिखना है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत कर रहे हैं, आइए देखिए। आवेश संरक्षित रहता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। क्या आप जवाब नहीं दे पाइएगा? अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आप जवाब नहीं दे पाइएगा तो समझिए कुछ नहीं। क्या याद हो गया? सारा प्रश्न याद हो गया होगा ना। चलिए तो अब हम आप लोग से फिर से क्वेश्चन करें। चलिए तो अब हम अगला दिन जो है ना पढ़ेंगे, इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग बढ़िया से एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा ताकि दिमाग में ही पूरा चीज फिट हो जाएगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, ने लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करिएगा तो हमारा भी मन गदगद हो जाता है ना। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमेशा सपोर्ट करिएगा। हो सकता है इससे भी कहीं अच्छा लेक्चर लाएंगे, तुरंत दिमाग में फिट कर देंगे क्या। तो आप लोग जल्दी से सपोर्ट कीजिए, अपने एक तरह से छोटा भाई मानकर, बड़ा भाई मानकर, जो भी है सपोर्ट करते रहिए, दिल से सपोर्ट करिए। और हमेशा हर वीडियो पर कमेंट कीजिए, हर वीडियो पर कमेंट कीजिए, तब भाई का जो है ना साहस बना रहता है कि हाँ मुझसे भी कुछ विद्यार्थी सीख पा रहा है, कुछ बच्चा जो है हमसे भी सीख पा रहा है। तो आप लोग कमेंट नहीं करिएगा तो कैसे पता चलेगा। तो आप लोग कमेंट हर वीडियो पर करते रहिए, और कहाँ से है वो भी कमेंट करते रहिए ना। हमारे चैनल को जल्दी से बूस्ट कीजिए, तब ना हमें हो सकता है कि आप लोग को जल्दी से ही डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ा सकेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद।